हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फेज़ 2 प्रैक्टिस एंड रिवीजन, ये जो पार्ट है वीडियो का, ये सीरीज़ स्टार्ट हुई है गेट 2018 प्रिपरेशन स्ट्रेटजी लास्ट 6 मंथ्स के लिए। फेज़ 1 में मैंने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट एंड जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इंसान को एक फेस करनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ गिविंग एनी टेस्ट सीरीज एग्ज़ाम और वाइल प्रिपेयरिंग फॉर दैट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। Second, very 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 important phases of practice and revision of the things which you have already studied in your previous month, और जो भी आप टेस्ट सीरीज में अपेयर कर रहे हैं, हाउ टू अपेयर फॉर देम एंड व्हाट ऑल थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड बिफोर अपेयरिंग इन द एग्जाम एंड आफ्टर अपेयरिंग इन द एग्जाम। तो फ्रेंड्स, जो टेस्ट सीरीज़ का बेसिक आइडिया था और उसके प्रॉस एंड कॉन्स जो थे वो मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो अगर टेस्ट सीरीज़ को लेकर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ उसे रेफ़र कर सकते हैं। इस वीडियो में जो फेज़ 2 है ये बेसिकली डील करेगा लास्ट 6 मंथ्स में। उसमें भी हमने 2 पार्ट बना रखा है, फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स एंड फॉर द लास्ट 3 मंथ्स, कि आज के रेट से अगले 3 महीने तक अपन को क्या करना है, उसके बाद जो लास्ट के 3 महीने बचेंगे उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स मैंने फर्स्ट पॉइंट इसमें हाईलाइट किया है कि एलोकेट 50% ऑफ टोटल टाइम स्टडीड फॉर प्रैक्टिस। आपको याद होगा जब रिवीजन स्टडी में मैंने कहा था कॉन्सेप्ट बिल्टअप और साइकोलॉजिकली वाली फेज में मैंने कहा था, इस बात का जिक्र किया था कि 50% ही आपको डेडिकेट करना है। तो द सेम रिमेनिंग पोर्शन विच इज़ द अनदर 50% दैट यू हैव टू इन्वेस्ट फॉर प्रैक्टिसिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि कंटिन्यू द प्रैक्टिस सॉल्व क्वेश्चन ऑफ बुक, देन अनसॉल्व, देन प्रैक्टिस ईयर क्वेश्चंस। इसका जो बेसिक आइडिया था फ्रेंड्स वो ये था कि जब आप कोई भी नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं यू नीड अ सपोर्ट इन द सॉल्यूशन, जिसके लिए मैंने कहा कि बुक से अच्छा सपोर्ट आपको कोई भी इंसान किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके नहीं कर सकता है। जब आप अनसॉल्व लगाएंगे उसके, तो आपको सीधे प्रॉब्लम में, मतलब आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि आखिर विच स्टेप यू शुड टेक एज योर फर्स्ट स्टेप। इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट आप सॉल्व क्वेश्चन जो होते हैं, एग्जाम्पल जो होते हैं, उनको प्रैक्टिस कीजिए कि अगर आप कहीं पर फंसते हैं, कहीं पर आपको डाउट आता है, तो यू कैन रेफर टू अ वेरी जेन्युइन सोल्यूशन विच द ऑथर इज़ प्रोवाइडिंग यू इन द बुक। उसके बाद मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर, 10 और 20 एग्जाम्पल्स आर देयर। उन्हें आप सॉल्व करने के बाद जब आप अनसॉल्व में जाते हैं तो यू हैव सम प्रैक्टिस बैकग्राउंड कि हाँ, हमने इस तरह के या इस पैटर्न के 19-20 रेशियो वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, सिर्फ 19-20 का फ़र्क होगा, डाटा अलग होंगे, वैल्यूज़ अलग होंगी, आपसे पूछा कुछ और गया होगा, लेकिन एप्लीकेशन यू विल फाइंड विल मीन्स कि अल्टीमेटली आपका एप्लीकेशन सेम होगा। जब आप इन 2 लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाते हैं गेट के, तो ऑनेस्टली टेलिंग यू गाइस, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इतने आसान लगेंगे कि आपको लगेगा यार कि इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं फिर भी इंसान क्यों सॉल्व नहीं कर पाता है। एक्चुअली आपकी सोच उस समय पे बिल्कुल सही है, क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि हम अपना जो रेफरेंस लेवल है प्रैक्टिस का, उसको हम बना लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे। अब जो गेट वाले हैं जो कंडक्ट करते हैं, जो आईआईटीज़, वो बहुत ही मतलब 1 और 2% चांसेस आर देयर कि क्वेश्चन बेसिक आइडिया रिपीट हो जाए। अदरवाइज हर आईआईटी अपने लेवल का पेपर सेट करता है। जब आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए जाएंगे, अपनी प्रैक्टिस को इस तरह से मोल्ड अप करेंगे कि जिसको हम सिस्टमैटिक प्रैक्टिस कहते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस इस तरह से होगी तो आपके सामने प्रीवियस ईयर गेट का क्वेश्चन आए, ईएससी का क्वेश्चन आए, कहीं से भी क्वेश्चन आए, अगर आपने कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े कर रखे हैं, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना बने। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस आता है, हर चीज़ का एक फैक्टर आता है बीच में, लेकिन समय के साथ साथ आपका दिमाग ऑटोमेटिकली इतनी मैच्योरिटी गेन कर लेता है कि यू फील लाइक कि यू नो ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। उसके बाद आपका जो पर्सपेक्टिव होता है किसी भी क्वेश्चन को समझने का, वो डिफरेंट हो जाता है रेस्ट ऑफ द क्राउड से। और जिस इंसान का इस तरीके से एटीट्यूड होता है कि हमें क्वेश्चन को समझ के उसके पीछे के एप्लीकेशन को समझ के आगे बढ़ना है, वो अल्टीमेटली टॉपर बनता है। इफ़ यू आस्क अ टॉपर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो उस क्वेश्चन को शुरू से सॉल्व करना शुरू करेगा, मीन्स फ्रॉम द बेसिक एजम्पशन टिल द एंड ऑफ द आंसर। ये डिफरेंस होता है एक टॉपर में और एक एवरेज स्टूडेंट में। यू शुड नो वेरी
क्लियरली कि आप क्या सॉल्व कर रहे हैं. यू शुड बी वेरी क्लियर विथ ऑल द assumptions यू आर एज्यूमिंग. ऐसा ही क्यों हो रहा है इस वक्त, वाई नॉट इन सम अदर प्लेस वी आर एज्यूमिंग दीज थिंग्स. जब ये सारी बातें क्लियर होंगी तो आपको पता चलेगा कि आपकी प्रैक्टिस सफल हुई या नहीं. उसके बाद एक बहुत ही यूनिवर्सली आस्क्ड क्वेश्चन है मुझसे कि सर कितना लगाएं, कितनी प्रैक्टिस करें. तो फ्रेंड्स, जो बेसिक आइडिया है मेरा आपसे इस तरह से प्रैक्टिस कराने का वो ये है कि यू शुड नो अबाउट वेराइटीज़. कोई भी ज़रूरत नहीं है पूरी बुक के क्वेश्चन लगाने की. इट्स वेरी लॉजिकल एंड ऑब्वियस कि आप पूरी बुक को लगाते बैठेंगे तो आपके 13 to 14 सब्जेक्ट्स हैं, तो कितने लगाते बैठेंगे आप बुक. आपकी तो लाइफ निकल जाएगी पूरी बुक्स लगाते लगाते. यू हैव टू सर्च फॉर वेराइटीज़, एंड सर्चिंग फॉर वेराइटी इज़ जस्ट, मतलब उतना ही टाइम लगेगा जितना आपको क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगेगा. रीड ऑल द क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू. उनमें से पेन उन्हीं के लिए उठाइए सॉल्व करने को जिसमें आपको लगे कि ये कुछ डिफरेंट पूछ रहा है, इस क्वेश्चन का बैकग्राउंड कुछ डिफरेंट है, मीन्स नॉट लाइक प्रीवियस वन. अगर पूरे एक्सरसाइज में आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े डिफरेंट वेराइटीज़ को देखते हुए, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ 4 सॉल्व करिए. बट यू शुड बी अवेयर ऑफ वेराइटीज़. गेट का पेपर 13 to 14 सब्जेक्ट से उठा के 65 क्वेश्चन ही डालता है, एंड इनफैक्ट 55 डालता है. 10 क्वेश्चन तो एप्टीट्यूड इंग्लिश वगैरह के होते हैं. तो उस 55 क्वेश्चन, दो 55 क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम एनीवेयर. वो वहाँ से भी आ सकते हैं जहाँ से आपने पढ़ा है, और वो वहाँ से भी आ सकते हैं जहाँ से आपने कुछ नहीं पढ़ा है. तो यू शुड बी वेरी केयरफुल विद द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यू आर सॉल्विंग. जो भी आपकी प्रैक्टिस है उसको लेके आप बहुत ही केयरफुल रहिए. पूरी बुक एकदम गधों की तरह मत लगाते रहिए कि बस हमें मिल गया कंटेंट तो हम लगे रहेंगे. टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस मोमेंट. आज के रेट में जितना आपको पढ़ाई पे ध्यान रखना है, उतना ही कितना टाइम आप उस चीज़ के लिए दे रहे हैं इस पर भी ध्यान रखना है. फिर लास्ट इसमें पॉइंट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए कि आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ स्कीम ज्वाइन कीजिए. और मुझसे काफ़ी लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा सर टेस्ट सीरीज़ अच्छा रहेगा. तो ऑनेस्टली टेलिंग यू फ्रेंड्स कि मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले सकता. मैं हमेशा से आपसे एक अपना प्रॉब्लम शेयर करता आया हूँ, क्योंकि दैट विल एक्चुअली क्रिएट अ काइंड ऑफ पब्लिसिटी और समथिंग दैट आई एम मीन्स मैं किसी पर्टिकुलर उसको एक बढ़ावा दे रहा हूँ कि यार आप इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को चूज़ कीजिए या उसको. ये आप अपने फ्रेंड्स, कलीग्स और सीनियर्स के डिस्कस कर सकते हैं जिनका प्रीवियस कुछ गेट एक्सपीरियंस हो कि सर कौन सा अच्छा होता है. आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे सजेशंस मिलेंगे और आप कोई सा भी चूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. देन फ्रेंड्स, बात आती है बचे हुए लास्ट 3 मंथ्स की. तो उसमें अपन को सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे ध्यान देना है तो वो है प्रैक्टिस. इस वक्त पे प्रैक्टिस की कोई लिमिट नहीं होगी. आपको जहाँ से क्वेश्चंस मिले प्रीवियस ईयर को, तो इतना आप रिगरस प्रैक्टिस करिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस याद मतलब इस तरह से हो जाए कि आपको याद हो गए. और वो लिमिट आती है. इट हैपेंड विथ मी ऑल्सो कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि मुझे हर क्वेश्चन का आंसर पता था. नॉट बिकॉज कि मैंने उन्हें याद कर लिया था, बट बिकॉज कि मैंने उन्हें इतनी बार प्रैक्टिस कर डाला था कि मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर. आप अगर कोई 2 से 3 साल तक गेट की तैयारी कर रहा है, मतलब मैंने ऑलमोस्ट अपनी लाइफ में 3 बार गेट दिया है. एक बार जब कॉलेज से पास आउट हुआ, फिर एक बार तैयारी करके, और फिर एक बार और जब मैं एमटेक कर रहा था, परस्यू कर रहा था, उसके साथ ही साथ मैंने दिया था. तो 3 बार देते देते आप उसी तरह से प्रैक्टिस करते हो, कंटेंट हमेशा वही रहता है, तो याद हो जाते हैं कई चीज़ें. तो फिर जब आपको क्वेश्चन से याद हो गए तो आप फिर दूसरी तरफ जाओ, आप ईएसई के ऑब्जेक्टिव्स लगाओ, आपको रेंज मिलेगी अच्छी. और ये तभी करना है जब अनसॉल्व्ड, सॉल्व्ड और फिर गेट प्रीवियस ईयर आप लगा चुके हैं and you are well satisfied with your performance, then only you have to switch to ESE objectives. Then friends, next point is कि make a schedule as per your subject preference to appear for the test series. Difficult subject first and easy subjects later. Friends, अब एक और सवाल हमारे मन में आता है कि जब हम रिवाइज करेंगे तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए. देखिए, बेसिकली रिवीजन भी हमें बहुत ही केयरफुली करना है. हमें उन स्क्रूज़ को ज़्यादा टाइट करना है अपने दिमाग में जो ढीले हैं. ढीले वो सब्जेक्ट्स होंगे जो डिफ़िकल्ट हैं. तो अगर आप स्टार्टिंग से ही क्योंकि हमारा जो अप्रोच होगा टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करने का, फ्रेंड्स, से मैं बेसिकली हाउ टू गो फॉर टेस्ट सीरीज़ को एक एट अ ग्लांस आपको बता रहा हूँ कि जैसे रफ आइडिया टाइप, कि जब भी आप टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव ही देना है. डोंट गो फॉर फुल टेस्ट. मैं लिख के दे देता हूँ, आप डिमोरलाइज हो जाएंगे. सो डोंट एवर डेयर टू गो फॉर फुल टेस्ट. पहले आप अपने छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, उसके बाद गो फॉर अ लॉन्ग रन. कोई भी एथलीट होता है वो 100 मीटर 200 मीटर से स्टार्ट करता है,
ना कि सीधा सीधा जाके 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की मैराथन दौड़ता है, ऑब्वियसली उसके पैर में दर्द होगा। तो पहले आपको स्मॉल स्टेप्स लेने हैं, स्मार्ट स्टेप्स लेने हैं, ऐसे स्टेप्स लेने हैं कि आपकी प्रैक्टिस हो, साथ ही साथ आपका सब्जेक्ट रिवीजन हो, और आपको टेस्ट सीरीज़ की एक फील भी आ जाए कि दिस शुड बी द एटीट्यूड वाइल गोइंग फॉर अ टेस्ट सीरीज़। जब इन 3 चीज़ों को आप कलेक्ट करके फाइनल फुल टेस्ट में अपेयर होने जाएंगे, तो आपको इतना रिलीव्ड महसूस होगा, बिकॉज यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, यू विल बी एबल टू मैनेज द टाइम। द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि कोई भी क्वेश्चन आपके लिए अनजान टाइप का नहीं होगा कि यार आई हैव रेड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, व्हाट इज़ दिस वर्ड अबाउट, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि आपका जो हिस्ट्री होगी वो वेल कंटेंटेड होगी हर चीज़ को लेके, वेदर इट इज़ टाइम मैनेजमेंट और एनीथिंग। तो आप इस तरीके से अपने सब्जेक्ट्स को एलोकेट कीजिए कि मुझे मेरा जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है वो ये सब का पर्सनल है। अगर आपको 30 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ में मिल रहे हैं, जिसमें से कि 15 बेसिक लेवल हैं एंड 15 आर एडवांस लेवल, तो पहले बेसिक में आप 15 डेज़ अगर कंटिन्यूसली देना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम। अल्टरनेट में देना चाहते हैं, देन ऑल्सो देयर इज़ नो इशू। तो आप 15 डेज़ का एक शेड्यूल बनाइए कि दीज आर द नेम्स ऑफ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स जो मुझे डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, पहले मैं इनको अपेयर करूँगा। देन द रिमेनिंग ऑफ द डे आई विल गो फॉर एनालाइजिंग द टेस्ट सीरीज़। जो उस दिन का पेपर मैंने अपेयर हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर मैं मैकेनिकल की बात करूँ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए मैंने अपेयर किया, जो जनरली लोगों का वीक होता है, उसको उसका जो ड्यूरेशन होगा वो हार्डली 1.5 घंटे का होगा या 2 घंटे का होगा। उसके बाद यू हैव टू सी व्हाट ऑल पोर्शंस यू आर लैगिंग। ये आपका टोटल स्केमेटिक होगा 3 घंटे का, 3 से 3.5 घंटे का। देन यू हैव रेस्ट ऑफ द डे टू नोट दोज पॉइंट्स। आप बहुत सिंपल से एक तरीका फॉलो कीजिए जो मैं भी अपने टाइम में करता था, कि जब भी मैं एनालाइज करता था टेस्ट सीरीज, व्हाट आई यूज टू डू, मैं एक पेज में टॉपिक्स लिखता जाता था। आई यूज टू एनालाइज माई सॉल्व सोल्यूशन, आई यूज टू सी द सोल्यूशन टेस्ट सीरीज इज सॉल्विंग। उसके बाद मैं टॉपिक्स नोट करता था। देन फॉर द रेस्ट ऑफ द डे मैं उन टॉपिक्स को अच्छे से देखता था कि आखिर मतलब, अब आप खुद सोचिए कि यू आर नॉट गोइंग फॉर फुल सिलेबस रिवीजन, क्योंकि जो आपसे बन रहा है वो तो ऑब्वियसली है ना कि आपसे बन रहा है, उसको रिवाइज करने का क्या मतलब है। जो नहीं बन रहा है वो आपने ऑलरेडी नोट कर लिया है, एंड उन बचे हुए स्क्रूज को आपको टाइट करना है। इस तरीके से आपका होगा रिवीजन। तो आपका जो बन रहा है दैट इज सम 50-60%, जो नहीं बन रहा है दैट इज सम 30-40%। जब ये दोनों मिल जाएंगे 100% विल बी कम्प्लीटेड। देन फ्रेंड्स, सब्जेक्ट जो इजी हैं उनको आप बाद में रखिए, क्योंकि उनमें ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। वो तो इजी हैं, आपको लग रहे हैं आपसे क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व हो रहे हैं, तो उनमें ज़्यादा टाइम भी देने की ज़रूरत नहीं है। 15 दिन के बाद जब आप बेसिक लेवल दे चुके होंगे, आप एडवांस में जाएंगे, द सेम शेड्यूल यू हैव टू फॉलो। एडवांस के क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं टू सॉल्व एंड अंडरस्टैंड। उनमें फिर आप वही करिए, आप लिस्ट बनाइए कि इन टॉपिक्स के क्वेश्चन मुझसे गलत हुए। आई हैव टू सी द क्वेश्चंस, आई हैव टू सी द कॉन्सेप्ट, आई हैव टू रिकॉल इट फ्रॉम माई बुक विच एवर आई एम रेफरिंग। इस तरीके से आप टेस्ट सीरीज़ को जो भी है आप सॉल्व करेंगे। देन फ्रेंड्स, एक और आता है कि रिवाइज दो सब्जेक्ट्स अगेन वेयर यू फाउंड डिफ़िकल्टीज अर्लियर। अब अगर सपोज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी आपने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी कुछ टाइम 2 से 3 घंटा आपका अगर बच रहा है, देन फॉर दोज 2 to 3 आवर्स आप उन नोट्स में जहाँ भी मैंने मार्क करने को कहा था कि इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप विद इन द नोट्स मार्क करिए। एक्स्ट्रा नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको आप रिकॉल कीजिए जहाँ आपको पहले कभी प्रॉब्लम आई थी। तो इट विल हेल्प यू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस, एंटायर सब्जेक्ट विथ अ साउंड नॉलेज कि हाँ, हमने अभी इतना पढ़ा है तो इनसे अब कुछ भी आ जाए हम बना लेंगे। देन एक और फ्रेंड्स एक डाउट है विच इज़ अपार्ट फ्रॉम दिस सेशन, कि सर नोट्स बनाना इज़ गुड फॉर अस और नॉट। तो पर्सनली टेलिंग यू कि मैं क्या करता था, मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए अपार्ट फ्रॉम द कोचिंग इंस्टीट्यूट। जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ के जो नोट्स मुझे मिलते थे, आई यूज़ टू रिवाइज देम ओनली। और अगर जो लोग कहते हैं कि यू शुड मेक सम अदर नोट्स ऑल्सो, तो ऑनेस्टली टेलिंग गाइज दैट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि विद इन दोज नोट्स, आप नोट्स जो क्लास में बना रहे हैं या फिर आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तब बना रहे हैं, आप आदत डालिए कि कॉपी के नीचे की 4 मतलब कॉपी के अंदर जो पेज है उसकी लास्ट की 3 से 4 लाइन आप हमेशा छोड़ के रखिए। क्योंकि जब आप उस पेज को पढ़ रहे होंगे ना, तो आप जितनी बार पढ़ेंगे आपको उस कॉन्सेप्ट का एक अलग नज़रिया दिखेगा। You will get to understand a new perspective to look at that concept.
जब ऐसा होगा तो यू शुड राइट दैट पर्सपेक्टिव। तो आप कोई भी अलग कलर उठाइए एक पेन का, आप उससे उस चीज़ को नोट करिए। वेन एवर यू विल रेफर योर कॉन्सेप्ट अगेन एंड अगेन, यू विल गेट गो थ्रू दोज लाइन्स, और डिफरेंट कलर से रहेंगे तो ऑब्वियसली आपकी नज़र पहले उन पर पड़ेगी। यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे आपने क्या सोचा था। दिस वे यू शुड प्रोसीड। अलग अलग तरीके के नोट्स बना के किसी का कुछ नहीं हुआ है। हाँ, फार्मूला कॉपी आप बना सकते हैं, लाइक, और फार्मूलाज में भी ऑनेस्टली टेलिंग यू फ्रेंड्स इतने अजम्पशंस होते हैं हर फार्मूले के साथ, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट ईजी टू कलेक्ट। क्योंकि आप एक फार्मूला लिखेंगे, 5 लाइन के अजम्पशंस लिखेंगे, तो फिर एंटायर सब्जेक्ट, एंटायर स्ट्रीम के कितने फार्मूले आप लिख पाएंगे। तो इट्स बेटर टू प्रैक्टिस, और फार्मूला वगैरह भूलना ये सब इट्स नॉट दैट कॉमन। जब आप प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होते हैं तो आपको हर चीज़ याद होती है, और योर ब्रेन इज़ ऑटोमेटिकली मीन्स कि इस तरह से वेल इक्विप्ड होता है कि आपको किसी चीज़ की टेंशन लेनी नहीं है। यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस रिवाइज, दैट्स इट। अल्टीमेटली आपको जाके सीधा पेपर में अपेयर होना है। तो फ्रेंड्स, आई होप ऑल दिस थिंग्स विल बी वेरी क्लियर टू यू। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो ऑब्वियसली यू आर फ्री टू आस्क मी एनी टाइम एनीवेयर, एंड कीप प्रैक्टिसिंग फ्रेंड्स। और बहुत सिंपल है हर चीज़, until and unless we have a very good plan for any issues. So friends, I wish you all the very best again, and thanks for watching this video.